हेलो एवरीवन, फिर से एक और इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सॉन्ग के साथ होती है, जो कि अभी अपनी ब्लाइंड डेट के लिए जा रही होती है और उसकी मैच मेकर उसे कॉल पे बता रही होती है कि इस बार की ब्लाइंड डेट के लिए उसे भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। हर बार वो जिस भी लड़कों से मिलती है वो बहुत ही कोल्ड बिहेव करती है और उन्हें इग्नोर करती है, जिस वजह से उसकी ब्लाइंड डेट खराब हो जाती है। मैच मेकर सॉन्ग को बताती है कि इस बार का जो ब्लाइंड डेट है उसका नाम जिन है और वो एक सेलिब्रिटी की तरह हैंडसम है और वो एक डॉक्टर की जॉब करता है, जो कि एक सिक्योर जॉब है। तो डॉक्टर की जॉब सुनकर सॉन्ग को अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आने लगता है। फिर हम फ्लैशबैक में सॉन्ग के एक्स बॉयफ्रेंड चैन को देखते हैं, जो कि उसे शादी करने के लिए डाउरी में बहुत ही महंगी कार और पैसे मांग रहा होता है और उसे कहता है कि अगर वो नहीं देगी तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। सॉन्ग को उस पर बहुत ही गुस्सा आती है और वो उसके ऊपर पानी फेंक कर चली जाती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करने के बाद चैन अपनी मैच मेकर आंटी से कहती है कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, आप फिक्र मत करो। फिर सॉन्ग अपने ब्लाइंडेड के पास आके बैठती है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम जीन है। सॉन्ग जीन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है, बताती है कि मेरा नाम सॉन्ग है और मैं एक टीचर की जॉब करती हूँ और मेरी मंथली सैलरी 8000 है। और देखो, मेरी फैमिली की तरफ से तुम्हें कोई डाउरी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे डैड नहीं है और मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है और मेरा बस एक हाफ ब्रदर है और मैं भी तुमसे बदले में कोई ब्राइड प्राइज नहीं लूंगी। हाँ, मैं तुम्हें ये सब डायरेक्टली कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम ब्लाइंडेड पर आए हैं तो हमें ये सारी चीजें क्लियर बात करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे का टाइम ना वेस्ट करें। तो जिन भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो और फिर सॉन्ग जिन से इस बारे में पूछती है कि डॉक्टर जिन, आपको अपने पार्टनर में क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो जिन कहता है कि मुझे ऐसी बंदी चाहिए जो खाना पका सके, क्योंकि बाहर का खाना अनहाइजीनिक होता है। इस पर सॉन्ग कहती है कि फिर तो मेरी कुकिंग बहुत ही अच्छी है और मैं अक्सर घर पे ही खाना बनाती हूँ। फिर जिन कहता है कि अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लो। सॉन्ग कहती है कि नहीं, अगर तुम माइंड ना करो तो आज ही हम इसी वक्त चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो जिन कहता है कि तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी है। इस पर सॉन्ग कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम कुछ दिनों का टाइम ले लो, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगी। इस पर जिन कहता है कि वेट करने की जरूरत नहीं है, आज का दिन अच्छा है तो हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर सॉन्ग तो शॉक होती है और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बाहर आते ही सॉन्ग जिन से पूछने लगती है कि क्या मैं आज रात ही तुम्हारे घर पे शिफ्ट हो सकती हूँ। देखो, फिक्र मत करो, मैं सोफा पर या फिर स्टडी रूम में सो जाऊंगी। जिन पूछता है कि आज ही क्यों, तो सॉन्ग बताती है कि मैं अपने मॉम और स्टेप फादर और ब्रदर के साथ रहती हूँ और उनके साथ रहने में मुझे जम नहीं रहा है, इसलिए। तो जिन समझ जाता है कि इसने शादी इसलिए की है ताकि इसे रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। फिर ये इसे अपना रूम कार्ड देने लगता है और अपना एड्रेस बता देता है। सॉन्ग इसे रूम कार्ड लेने लगती है तो जिन इसे बताता है कि तुम मेरी कली की एक्स गर्लफ्रेंड हो, फिर भी मैंने तुमसे शादी करने में माइंड नहीं किया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दो। तो सॉन्ग सोचती है कि अच्छा, तो ये दोनों सेम हॉस्पिटल में काम करते हैं। फिर ये जिन को बताती है कि मेरा ऑलरेडी उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। तो इस पर जिन कहता है कि फिर तो अच्छी बात है और वो इसे कार्ड दे देता है और पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है बताओ, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। तो सॉन्ग बताती है कि मुझे स्कूल जाना है क्योंकि मेरे क्लासेस है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने स्कूल पहुंचती है और यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उसे पूछती है कि जरूर तुम्हारी ब्लाइंड डेट सक्सीड हो गई होगी क्योंकि तुम इतना देर से जो आई हो। वो इसे पूछती है कि आखिर इस बार का लड़का कैसा था। जरूर तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड से तो बेहतर ही होगा जिसको तुमने 3 साल डेट की थी और उसने तुम्हें चीट किया और ऊपर से तुमसे इतने ज़्यादा अमाउंट में डाउरी मांग रहा था। तो सॉन्ग कहती है कि तुम वो महंगी कार तो भूल ही गई। इसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, उसकी तो बात ही करने वाला नहीं है। अब तभी यहाँ पर सॉन्ग को उसकी मैच मेकर आंटी कॉल करके चिल्लाती है कि आखिर वो ब्लाइंड डेट के लिए क्यों नहीं गई। वो बंदा उसका वेट करता रह गया और फिर वहाँ से चला गया। सॉन्ग को बहुत ही शौक लगता है कि वो गलत डेट पर चली गई और उसने शादी भी कर ली। दूसरी तरफ हम यहाँ जिन को देखते हैं, जो कि अपने हॉस्पिटल पहुँचता है और इसे पता लगता है कि इसकी ग्रैंडमा यहाँ इसे मिलने आई है। ग्रैंडमा जिन को चिल्ला रही होती है कि मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजी थी और वो लड़की 10 मिनट लेट क्या हुई, तुम वहाँ से चले क्यों गए। वो तो अच्छा हुआ कि वो लड़की तुम्हें सेकंड चांस देने के लिए तैयार है, कल फिर से उससे मिलने के लिए चले जाना। तो जिन अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने मुझे 3 साल की समझा हुआ है जो मैं फेक मैरिज सर्टिफिकेट को असली समझूंगी। तो जिन कहते हैं कि ग्रैंडमा, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आज रात आप घर आकर खुद ही मेरी वाइफ को देख लेना।
तो ग्रैंडमा कहती है कि वो तो मैं ज़रूर आऊँगी, ताकि मैं भी तो देखूँ कि तुम मुझे फूल बनाने के लिए कौन सी ट्रिक्स आजमा रहे हो। फिर जीन अपना सर्जरी के लिए चला जाता है और उसकी ग्रैंड मम मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर सॉन्ग को देखकर बड़ी खुश होती है और सोचती है कि इन दोनों तो बहुत ही अच्छे कपल लग रहे हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है कि उसने गलत बंदे के साथ शादी कर ली। उसे सुनने में गलती हुई, मैच मेकर ने उसे डॉक्टर जिंग बताई थी और इसने किसी डॉक्टर जिन से शादी कर ली है। फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि जैसा भी तुमने मुझे कहा कि उस डॉक्टर जिन को पता था कि तुम उसकी कलीग की एक्स गर्लफ्रेंड हो, पर फिर भी उसने तुमसे शादी क्यों किया? मुझे तो लगता है कि वो डॉक्टर जिन बहुत पहले से ही तुम्हें पसंद करता रहा होगा और जब तुमने शादी की बात की तो उसने हाँ में हाँ करके तुमसे शादी कर लिया। तो सॉन्ग कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी कहानी सोच लेती हो, क्यों ना तुम राइटर बन जाओ। मुझे तो लगता है कि मुझे उसे डायरेक्टली कॉल करके इस बारे में पूछ लेना चाहिए। फिर जैसे ही सॉन्ग अपना फ़ोन लेती है तो इसे जिन का मैसेज आता है। वो इसे बताता है कि मेरी ग्रैंडमा आज रात घर आने वाली है, तो तुम मेरी हेल्प कर देना। सॉन्ग सोचती है कि लगता है उसकी फैमिली उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, इसीलिए उसने मुझसे शादी करने के लिए मान गया। फिर सॉन्ग अपने घर आकर अपना लगेज पैक करके निकल रही होती है और तो इसकी मम्मी से कहती है कि अगर तुम बाहर रेंट पे रहोगी तो पैसे कैसे बचाओगी? सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारी डाउरी के लिए कोई भी पैसे जमा नहीं कर पाई। तभी यहाँ पर सॉन्ग का स्टेप फादर घर आ जाता है और इसे देखकर सॉन्ग सोचती है कि इसी की वजह से वो इस घर में एक मिनट भी स्पेंड नहीं कर सकती। हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि सॉन्ग बिल्कुल भी सुकून से इस घर में नहीं रह पा रही है क्योंकि इसकी स्टेप फादर की इस पे बुरी नजर है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जिन के घर पे पहुंच जाती है और अपनी सारी चीजों को सेटल वगैरह कर देती है और उसके बाद कुकिंग करना स्टार्ट करती है। फिर कोई डोरबेल बजाता है और सॉन्ग देखती है कि जिन की ग्रैंडमा यहाँ पहुंच गई है। सॉन्ग उनका अच्छे से वेलकम करने लगती है और ग्रैंडमा सॉन्ग को देखकर बहुत ही खुश होती है कि वो तो मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो से भी ज्यादा प्रिटी लग रही है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरा ग्रैंडसन तो कितना लकी है कि उसे तुम जैसी लड़की मिली। फिर सॉन्ग ग्रैंडमा को घर में आने के लिए कहती है और ग्रैंडमा सारी चीजें देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि सॉन्ग ने सारी चीजों को कितने अच्छे से डेकोरेट कर दिए और उसने इतनी सारी डिशेस कुकिंग करी है। ये देखकर ग्रैंडमा कहती है कि सच में मेरा ग्रैंडसन बहुत ही लकी है जो उसे तुम जैसी वाइफ मिल गई। फिर सॉन्ग अपनी तारीफें सुनकर खुश हो रही होती है और ग्रैंडमा से बातें कर रही होती है। तभी घर पे जिन पहुंच जाता है और वो सॉन्ग को देखकर खुश होने लगता है और सोचता है कि अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने सॉन्ग से शादी कर ली है। अब तभी ग्रैंडमा और सॉन्ग जिन को देख लेते हैं और सॉन्ग जल्दी से ग्रैंडमा को दिखाने के लिए जिन के पास जाती है और उससे बात करने लगती है और उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडमा को पता नहीं लगने दूंगी। फिर सॉन्ग खाना सर्व करने चली जाती है और ग्रैंडमा जिन से कहती है कि तुम तो बहुत ही सेंसिबल निकले, जितनी अच्छी लड़की ढूंढे हो। देखो मैंने जो तुम्हें ब्लाइंड डेट सजेस्ट करी थी ना, उसके बारे में सॉन्ग को मत बताना, नहीं तो वो अपसेट हो जाएगी। और तुम इधर खड़े क्या हो? तुम्हारी वाइफ उधर खाना सर्व करने गई है तो जाके उसकी हेल्प करो। फिर ये किचन आकर सॉन्ग की हेल्प करने लगता है और बताता है कि मेरी ग्रैंडमा हम दोनों को देख रही है और वैसे मेरी ग्रैंडमा को तुम बहुत ही पसंद आई। तो सॉन्ग कहती है कि ये तो अच्छी बात है। फिर वो खाना सर्व कर लेती है और ग्रैंडमा यहाँ सॉन्ग को अपना ब्रेसलेट देने लगती है तो सॉन्ग नहीं लेती, कहती है कि ये बहुत ही महंगा है। पर जीनी से कहता है कि ग्रैंडमा दे रही है तो ले लो, तो वो ले लेती है। फिर ग्रैंडमा पूछती है कि अब तो तुम दोनों ने सर्टिफिकेट भी ले लियो, तो आखिर अब पेरेंट्स से कब मिलने का प्लान है और वेडिंग का कब प्लान है? फिर ग्रैंडमा जिन से इस बारे में पूछती है कि तुमने सॉन्ग के लिए क्या ब्राइड प्राइस तैयार करके रखी हो? तो सॉन्ग तुरंत ही कहती है कि ग्रैंडमा मेरी फैमिली की तरफ से कोई डाउरी नहीं मिलेगी। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि ब्राइड प्राइस हम रिटर्न में थोड़ी ना दे रहे, बल्कि ये तो ग्रूम की साइड से सिंसियरिटी और लड़की के लिए रिस्पेक्ट के लिए होता है। ये सुनकर सॉन्ग अपने एक्स बॉयफ्रेंड चैन के बारे में याद करने लगती है। उसने इसे कहा था कि वो उसे इतनी ज़्यादा ब्राइड प्राइस दे रहा है तो बदले में एक महंगी कार तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है। तो सॉन्ग उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी तरफ से रिस्पेक्ट चाहिए। तो चैन कहता है कि वो तो तुम्हें नहीं मिलेगी जब तक तुम मर्सिडीज नहीं देती। और फिर इतने में सॉन्ग को कोई चैन की फोटोज भेज देता है और सॉन्ग को पता लगता है कि चैन उसे चीट कर रहा है। फिर सॉन्ग को इस पर गुस्सा आती है कि एक चीटर को रिस्पेक्ट के बारे में पता ही क्या होगा और फिर वो उसे छोड़कर चली जाती है और फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और सॉन्ग सोचती है कि यानी कि मैरिज इक्वल एक्सचेंज नहीं होता है। और ग्रैंडमा फिर से जिन से इस बारे में पूछ रही होती है कि तुमने सॉन्ग के लिए कितनी ब्राइड प्राइस तैयार करे हो? तो जिन अपना कार्ड निकाल कर सॉन्ग को देने लगता है और बताता है कि इसमें मेरी अब तक की सारी सैलरीज है और अब फ्यूचर में आने वाली सैलरी भी तुम्हारी होगी। फिर ग्रैंडमा जल्दी से इस कार्ड को सॉन्ग को देने लगती है और कहती है कि ये जिनकी सैलरी कार्ड है और अब से ये तुम्हारा ही है। देखो जिनके ग्रैंडपा भी मुझे अपनी सैलरी दिया करते थे और इससे पता लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। फिर जिन यहाँ पर ग्रैंडमा को याद दिलाता है कि ग्रैंडमा आपकी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का बनाया हुआ खाना ठंडा हो जाएगा अगर आप खाएंगी नहीं तो।
फिर डिनर के बाद ग्रैंड माँ यहाँ से चली जाती है और सॉन्ग सारी चीजें साफ कर रही होती है। तभी यहाँ पर जिन आकर इसे थैंक यू कहने लगता है। तो जिन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी थी। और फिर वो जल्दी से इसका सैलरी कार्ड से वापस करने लगती है और कहती है कि ग्रैंड माँ अगर मुझसे पूछेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि ये मेरे पास ही है। और फिर ये जल्दी से ब्रेसलेट भी निकाल कर देने वाली होती है तो जिन इसे रोकता है और कहता है कि इसे अपने पास ही रखो। और हाँ, तो मेरी सारी चीजें क्लीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेड आकर क्लीन कर देगी। और फिर वो अपना शावर लेने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉन्ग को याद आता है कि वो अपने कपड़े वॉशरूम में भूल गई है। तो वो जल्दी से भाग कर जाने लगती है और तभी जिन बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है और सॉन्ग गलती से उसका बाथरूम हटा देती है। और फिर वो बहुत ही शाय होकर जल्दी से सॉरी बोलकर भाग जाती है। और जिन सोच में फुट जाता है कि क्या मैं इतना स्कैरी हूँ जो ये मुझसे इतना डर रही थी। सॉन्ग इसे मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करके दे रही होती है और कहती है कि हम यहाँ पर अच्छे से रह सके इसलिए हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। तुम इसे पढ़ लो, अगर सही लगे तो तुम भी अपने कुछ रूल्स ऐड कर सकते हो। तो जिन कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि दोनों का ही इस घर पे 50-50% हिस्सा है, यानी कि दोनों को ही अपनी 50-50% जिम्मेदारी निभानी है। और फ्यूचर में अगर इन लोग के बच्चे होते हैं तो लड़के का सरनेम जिन का होगा और लड़की का सरनेम सॉन्ग का होगा। और अगर जिन को कभी कोई लड़की पसंद आ जाए और उसे डिवोर्स लेना हो तो उसे सॉन्ग को एडवांस में बताना होगा। वो इससे पूछता है कि तुमने मेरे चीटिंग के बारे में तो लिखी हो, लेकिन अगर कभी तुमने चीट करी तो सॉन्ग कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा चीटर से नफरत है, तो मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं बन सकती जिससे मुझे नफरत है। तो जिन कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मुझे भी चीटर से नफरत है। फिर ये इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दे देती है। जिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सोचता है कि सॉन्ग ने लाइफ में ऐसा क्या फेस करी है जो उसने इस एग्रीमेंट को इतना डिटेल में लिखी हुई है। फिर यहाँ पर सॉन्ग इसे डिस्कस कर लेती है कि मैं स्टडी रूम में सोया करूंगी और तुम अपने रूम में सो जाना। तो ये कहता है कि ठीक है और वो चला जाता है। फिर सॉन्ग यहाँ स्टडी रूम में आ जाती है और सोचती है कि मेरे उस घर के स्टोर रूम से सोने से तो यहाँ पर सोना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और पता नहीं मैं इतने पैसे कब तक जमा कर पाऊंगी कि सिटी में खुद का घर ले सकूँ। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग को यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे पूछती है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे पास न्यू बॉयफ्रेंड आ गया। अगर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो ब्राइड प्राइस की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो सॉन्ग कहती है कि मॉम वो बहुत ही अच्छा है और उसकी ग्रैंडमा भी मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और उन्होंने तो मुझे एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट करी है। और उसकी ग्रैंडमा तो इतनी अच्छी है कि उन्होंने कहा कि हमें कोई डाउरी देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो हमें ब्राइड प्राइस देंगे क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट के लिए। तभी हम देखते हैं कि जिंग सॉन्ग के रूम के बाहर से ही गुजर रहा होता है और उसकी बातें सुनने लगता है। सॉन्ग की मॉम से पूछ रही होती है कि कहीं वो ब्रेसलेट बहुत महंगा तो नहीं है ना, नहीं तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सॉन्ग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये ब्रेसलेट बस कुछ ही सौ का है और मामा फिक्र मत करो, जिन एक डॉक्टर है और मैं एक टीचर हूँ, हम दोनों इतने भी ज़्यादा रिच नहीं है लेकिन हमारी लाइफ स्टेबल है। जिन ये सब सुनकर सोचता है कि अच्छा तो कुछ सौ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि जिन बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है पर उसकी अपनी डैड के साथ बनती नहीं है और वो अपना अलग रहता है और डॉक्टर की जॉब करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिनको यहाँ सॉन्ग का नोट मिलता है वो इसे बताती है कि वो ब्रेकफास्ट बना के गई है और घर आने के बाद उसे डिनर में जो भी खाना हो वो उसे बता सकता है ताकि वो उसकी सारी शॉपिंग कर ले। ये पढ़कर जिन सोचने लग जाता है कि कितना टाइम हो गया उसे घर छोड़े हुए। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिन के डैड उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ये डॉक्टर की जॉब करने वाले हो तो याद रखना कि तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा और तुम्हें फैमिली की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। तो जिन कहता है कि अगर ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी ना होती तो मैं कभी वापस आता ही नहीं और वैसे भी मुझे आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन अपने हॉस्पिटल में होता है और तभी वो अपने कलीग चैन को कॉल पर अपनी मॉम से बात करते हुए सुनता है। चैन अपनी मॉम से कह रहा होता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, वो सॉन्ग को मैं बहुत ही इजीली फिर से फुल बना सकता हूँ और वो मेरी बात जरूर मान जाएगी क्योंकि आखिर हम लोग इतने सालों से डेट जो कर रहे थे और मैं उसे डाउरी के पैसे लेकर ही रहूंगा और हम लोग उसे ब्राइड प्राइस थोड़ी ना देंगे। उल्टा उसे तो खुश होना चाहिए कि उसे मेरे जैसा पार्टनर मिल रहा है जो कि एक डॉक्टर है। और मॉम आप फिक्र मत करो, मैं काम के बाद ही आज सॉन्ग से मिलने जाऊंगा और उससे डील करके रहूंगा। ये सुनकर जिन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये चैन के पास आकर उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हॉस्पिटल में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। तो चैनी से सॉरी कहने लगता है और पूछता है कि डायरेक्टर क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जिनी से चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि न्यूरो सर्जरी के लिए कोई भी एरे गहरा उठकर हमारी टीम ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि किसी बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पर सॉन्ग को चिल्ला रहे होते हैं और उसे चिल्ला रहे होते हैं कि उसने बच्चे के साथ फिजिकल टॉर्चर करी होगी तभी उसे इतनी चोट आई है। सॉन्ग उन्हें कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी और उसे जो भी चोट आई है उसने खुद पहुंचा है। तो बच्चे का डैड सॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है कि उसी ने बच्चे को चिल्लाई होगी। तभी यहाँ पर जिन इन लोग को देख लेता है और चिल्लाने लगता है कि ये हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन नहीं जो आप लोग यहाँ पे हंगामे कर रहे हैं।
और बिना रिजल्ट के आप किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन सॉन्ग को बात करने के लिए साइड में लेकर आता है और वो इसे चिल्लाती है कि तुम चाहते क्या हो। सॉन्ग कहता है कि देखो मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, आखिर हम 4 साल से डेट कर रहे थे तो क्यों ना हम फिर से साथ हो जाए, और मुझे यकीन है कि तुम भी यही चाहती होंगी। तो सॉन्ग कहती है कि अच्छा, हमारी 4 साल की रिलेशन थी और तुम मुझसे डाउरी में 88,000 मांग रहे थे और साथ ही साथ कई लाख की कार भी। चैन कहता है कि तुम तो जानती हो ना मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर तुम्हारी फैमिली इतना दे भी देती है तो कौन सी बड़ी बात है, और मुझे यकीन है कि तुम इतनी कंजूस थोड़ी ना होंगी। तो सॉन्ग कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं बहुत ही कंजूस हूँ और तुम्हें तो पता भी नहीं कि मेरी मैच मेकर ने मुझे इतना अच्छा ब्लाइंड डेट इंट्रोड्यूस कराई है जिसे मुझसे डाउरी में 1 रुपये भी नहीं चाहिए और वो तुमसे काफ़ी बेहतर है। चैनी सुनकर सॉन्ग को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम डेट पर कैसे जा सकती हो। तो सॉन्ग भी इसे चिल्लाती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो आखिर मैं किसी और को डेट क्यों नहीं कर सकती, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ डेट ही नहीं बल्कि मैंने उस बंदे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुकी हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो और ये जान लो कि मेरा हस्बैंड तो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। ऐसा कहकर सॉन्ग यहाँ से चली जाती है और चैन से पूछ रहा होता है कि आखिर वो है कौन, और हम देखते हैं कि जिन इन लोग की सारी बातें सुन लेता है। फिर घर पे हम देखते हैं कि जिन सॉन्ग को अपना कार्ड देता है और उसे कहता है कि मैं काम में काफ़ी बिजी रहता हूँ तो तुम ये लो कार्ड और जो भी ज़रूरत की चीज़ हो तुम मेरे कार्ड से ले लेना। तो सॉन्ग कहती है कि मैं अपने पैसे भी इसमें ऐड करूँगी, हमने डिस्कस किए थे ना कि हम अब अपना लिविंग एक्सपेंसेस शेयर करेंगे। इस पर जिन कहता है कि आज तुम्हारा एक्स तुमसे मिलने आया था ना, देखो अगर तुम बस अपने एक्स को प्रोवोक करने के लिए शादी कर रही हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो बंदा अच्छा कैसे हो सकता है जो 4 साल की रिलेशनशिप के बाद तुमसे डाउरी में 88,000 मांग रहा था। ऐसा कहकर जिन यहाँ से जाने लगता है तो सॉन्ग इसे कहती है कि मैं ऐसे टाइप की लड़की नहीं हूँ जो अपना टाइम वेस्ट करे, वो भी ऐसे बंदे पर जो इतना लालची हो, और मैंने उससे ब्रेकअप इसलिए की थी क्योंकि उसने मुझे चीट किया था और मैं तुमसे बस इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारी मैरिज हुई है तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। ये कहकर सॉन्ग अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी जिन नॉक करता है और कहता है कि उसे स्टडी रूम से कोई पेपर चाहिए। सॉन्ग इसे दे देती है तो जिनी से बताने लगता है कि आज मैंने तुम्हारे एक्स को कॉल पे बातें करते हुए सुन लिया था, वो अपनी मैच मेकर से बात कर रहा था कि उसे कोई ब्लाइंड डेट नहीं मिल रही है पैसे लूटने के लिए और इसलिए वो तुम्हारे पीछे वापस पड़ेगा तुमसे पैसे लेने के लिए। सॉन्ग कहती है कि मैं समझ गई, उसे कोई और नहीं मिल रही है इसलिए वो मुझे टारगेट कर रहा है। ये इसे थैंक्स बोलकर दरवाज़ा बंद करने लगती है तो जिनी से कहता है कि वैसे तुम्हें अगली बार से मेरे सामने अपने आप को ऐसे गार्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वैसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी मैन से अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाओगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग अपना तैयार होकर जिन को बताती है कि मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दी हूँ और अभी मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो जिन कहता है कि इंटरव्यू किस लिए, क्या तुम्हारा स्कूल का इशू सॉल्व नहीं हुआ। तो सॉन्ग बताती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे पार्ट टाइम जॉब सजेस्ट करी है, एक बच्चा है जो कि बीमार है और उसे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है तो मैं उसे ट्यूटर करने वाली हूँ। जिन पूछता है कि क्या तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो, तो ये बताती है कि हाँ मेरे पास लाइसेंस है, मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ मिस्टर फू से मिलने जाती है जिन्हें अपने बेटे के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। यहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड उसे कहती है कि वो और मिस्टर फू काफी ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग उस बच्चे को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती है और ये देखकर मिस्टर फू खुश होते हैं और सॉन्ग को जॉब दे देते हैं। फिर यहाँ से जाते हुए सॉन्ग की फ्रेंड उसे कहती है कि उसे लग रहा है कि जैसे वही मिस्टर फू की खोई हुई सिस्टर है, और सच में ऐसा हुआ तो वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। ये सुनकर सॉन्ग अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलो। तभी यहाँ पर इसे इसकी मॉम का कॉल आता है और वो सॉन्ग से कहती है कि वीकेंड पे तुम अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पे लेकर आना, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे अंकल लू से भी बात कर ली हो, वो उससे डाउरी नहीं मांगेंगे। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग इस बारे में जिन से डिस्कस कर लेती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो देखती है कि जिन पहले से ही रेडी होता है और उसने गिफ्ट भी रेडी करके रखा होता है और सॉन्ग को बताता है कि आज हम पहली बार तुम्हारे घर पे जा रहे हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। सॉन्ग ये सारी चीज देखकर कहती है कि इतनी सारी चीज देने की जरूरत नहीं है, बस मेरी मॉम को मेकअप प्रोडक्ट दे देते हैं और मेरे स्टेप फादर को ये ड्रिंक ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। और वो इन सब चीज़ की रिसिप्ट मांगने लगती है तो जिन कहता है कि रिसिप्ट गुम गई। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इन सारी ड्रिंक्स को एक्सचेंज करके फेक वाली लेकर आती हूँ। ये देखकर जिन तो शॉक होता है और सॉन्ग उसे एक्सचेंज करने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जिन को लेकर अपने घर पहुँचती है और सॉन्ग के स्टेप डैड इतना रूडली बातें करते हैं कि जिन सॉन्ग से कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुमने फेक गिफ्ट क्यों लेकर आई है। अब तभी यहाँ पर सॉन्ग का हाफ ब्रदर आ जाता है और वो जिन को देखकर पूछने लगता है कि सिस्टर आखिर अब तुमने किसको लेकर आई हो, क्या इसे भी 88,000 डॉलर चाहिए रहेगी या
बहुत ही महंगी कार, तभी ये तुमसे शादी करेगा। तो सॉन्ग उसे कहती है कि आखिर तुम ये कैसे बात कर रहे हो। तभी इसका ब्रदर जिन को चैन के बारे में बताने लगता है कि मेरी सिस्टर का जो एक्स था वो कितना ज़्यादा डाउरी मांग रहा था, पर हम इतनी महंगी शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने रिजेक्ट कर दिए थे। फिर डिनर के बाद सॉन्ग और जिन कार से जा रहे होते हैं। तभी सॉन्ग इसे कहती है कि तुमने देखा ना कि मेरी लाइफ कैसी थी, इसीलिए मैं मेहनत करके उस लाइफ से निकलना चाहती थी। मेरे स्टेप फादर पैसों के लालची हैं और मेरा हाफ ब्रदर भी पैसों से ऑब्सेस्ड है। और वो तो अच्छा हुआ कि मेरे एक्स की असलियत भी मेरे सामने खुल गई, नहीं तो मैं तो एक जाल से निकलकर दूसरे जाल में फंस जाती। जिन कहता है कि तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो। तो सॉन्ग कहती है कि तुम ऐसा वैसा मत सोचना, हमारी तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और देखो मैंने एक ड्रिंक पहले से सेव करके रखी हूँ, तो हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। आज मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब मिल गई और मेरे न्यू बॉस तो मेरे काम से बहुत ही खुश हैं और उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा बोनस भी दिया है। जेनी से पूछता है कि आखिर तुम इतने सारे पैसे क्यों कमाना चाहती हो, क्या तुमने जिंदगी भर सिर्फ कमाने का सोची हो। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे खुद का घर लेना है और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा ड्रीम बहुत ही मामूली लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आखिर वैसे भी हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर हम यहाँ सॉन्ग की मॉम को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। वो इसे समझा रहा होता है कि सॉन्ग ने बहुत ही रिच बंदा फंसाई हुई है और हम उससे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट प्राइस ले सकते हैं। और तुम ज़्यादा सोचो मत, आखिर वो तुम्हारी सगी बेटी थोड़ी ना है, हमें उससे पहले ही पैसे लूट लेने चाहिए, नहीं तो जब उसे एक न एक दिन पता लग जाएगा कि तुम उसकी असली मॉम नहीं हो तो वो तुम्हें पैसे नहीं देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ जिन के साथ ड्रिंक कर रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड चैन की बुराई करने लगती है कि वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है और तुम उससे ज़्यादा हैंडसम हो और तुम तो वाइट कोट में और अच्छे लगते हो। चैन का नाम सुनकर जिन जेलस हो रहा होता है और कहता है कि मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो। तो कहती है कि हाँ, वो तुम्हारे साथ कंपैरिजन होने लायक का नहीं है, वो एक चीटर है, बहुत ही लालची है और उसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आती। वो बंदा तो हमेशा हर जगह लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता रहता है, मुझे उसकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। क्या इस दुनिया में सभी लोग उसकी तरह होंगे और कोई रिस्पॉन्सिबल मैन नहीं होगा। मुझे एक हैप्पी फैमिली चाहिए। तो जिन सोचता है कि इसकी फैमिली ऐसी खराब है तो भी इसे फैमिली क्यों चाहिए। यहाँ पर सॉन्ग बैठे बैठे ही सो जाती है तो जिन इसे कहता है कि उठो, अपने रूम में जाके सो। नहीं उठ रही होती है तो ये इसके उठाने में हेल्प करता है और तभी एक्सीडेंटली इन लोग की किस हो जाती है। तो जिन जल्दी से सॉन्ग को दूर करता है और उसे सोफे पे लिटा के वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सॉन्ग की नींद खुलती है तो इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि जिन ने इसे यहीं पर सोने के लिए छोड़ दिया और इसे रूम में नहीं लेकर गया। तभी जिन यहाँ पर आकर सॉन्ग को कुछ कहने की कोशिश करता है तो ये कहती है कि कल रात में बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी, तो अगर मैंने कुछ बोली होंगी तो उसे भूल जाना। ये बोलकर वो बहुत ही गुस्से में जाने लगती है तो जिंग से बताता है कि कल रात तुमने मुझे किस कर ली थी। तो सॉन्ग कहती है कि मैंने बोली ना कल रात में ड्रंक थी, तो उसे भूल जाओ। तो ये कहता है कि फिर अगली बार ऐसे ड्रिंक मत करना, नहीं तो तुम ऐसी हरकतें करोगी। तो सॉन्ग इसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जैसे ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी। जिन चुप रह जाता है तो सॉन्ग इसे फिर से पूछती है कि क्या सच में उसकी फर्स्ट केस थी, तो जल्दी से भाग जाता है। फिर जिन अपना हॉस्पिटल जाने के लिए कार से निकल रहा होता है तभी वो देखता है कि यहाँ पर सॉन्ग को पिक करने के लिए मिस्टर फू आया है और वो उसे अपनी कार में बैठा रहा है। जिन को ये देखकर बहुत ही जेलसी फील होती है और ये अपने हॉस्पिटल आने के बाद भी इसी बारे में सोच रहा होता है और ये अपने कलीग से पूछकर इस बारे में पता करता है कि अगर कोई लड़की पैसों की बहुत लालची है तो वो 20 मिलियन वाली कार प्रीफर करेगी या 1 मिलियन वाली। तो इसका कलीग कहता है कि ऑफकोर्स 20 मिलियन वाली। तो जिन सोचने लगता है कि उसने मुझसे शादी की हुई है लेकिन वो कोई दूसरा रिच बंदा ढूंढ रही है अपने आगे के लिए। फिर हम यहाँ हॉस्पिटल में एक लड़की को देखते हैं जो कि जिन को पसंद करती है। वो जिन से बता रही होती है कि वो PhD करने वाली है, तो क्या वो उसके स्टडी तक उसका वेट करने वाला है। तो जिन से क्लियर करता है कि मैं किसी का वेट नहीं करने वाला, मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर बाई शॉक होती है और कहती है कि लेकिन हॉस्पिटल में तो किसी को भी तुम्हारी शादी के बारे में नहीं पता। तो जिन कहता है कि मैं अपनी शादी के बारे में आखिर सभी को क्यों बताऊंगा। फिर ये बहुत ही अपसेट हो जाती है और इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि जिन ने इसे सच कहा कि झूठ। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि उसी बच्चे को ट्यूटर कर रही होती है और तभी इसे उसी आदमी का कॉल आता है जिसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो सॉन्ग को चिल्लाता है कि मेरे बेटे की ब्रेन सर्जरी होने जा रही है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और अभी हॉस्पिटल आओ और उसकी सर्जरी फीस भरो। फिर सॉन्ग जैसी हॉस्पिटल पहुंचती है तो चैनी से कहने लगता है कि सर्जरी फीस 30 to 40,000 है, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो सॉन्ग इसे कहती है कि आखिर तुम्हें इसे क्या। चैन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देखो मैं अपने सीनियर डॉक्टर जिन को जानता हूँ, मैं उनसे कहूँगा कि वो सर्जरी कर दे।
फिर सर्जरी में कोई मिस्टेक नहीं होगी और तुम्हें सर्जरी की फीस नहीं भरनी पड़ेगी। तो सॉन्ग कहती है कि ठीक है, मुझे डॉक्टर जिन के पास लेके चलो, मैं भी तो देखूँ कि तुम उन्हें कैसे मनाओगे सर्जरी करने के लिए। तो चैन तो बड़ा खुश जाता है, कहता है कि देखो अब मैं कैसे करता हूँ। सॉन्ग को तो बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि कितना बड़ा चीटर है। तभी एक नर्स यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते जा रही होती है कि एक पेशेंट की फैमिली मेंबर ने डॉक्टर जिन के गले पे चाकू रखा हुआ है और उन्हें धमकी दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी बच्चे का डैड यहाँ जिन को धमकी दे रहा होता है कि वो उसके बच्चे की सर्जरी क्यों नहीं कर रहा है। तो जिन कहता है कि अभी सर्जरी करना रिस्की है। तभी यहाँ पर सॉन्ग आकर इस आदमी को मनाने लगती है तो इसे बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और फिर ये सॉन्ग को चाकू मारने जा रहा होता है तो जिन उसका चाकू रोक देता है, पर ये आदमी फिर भी नहीं मानता और फिर ये वापस से अटैक करने की कोशिश करता है। और इस बार सॉन्ग जिन को बचाने की कोशिश करती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर ये सभी इस आदमी को पकड़ लेते हैं और जिन सॉन्ग की फिक्र करते हुए जल्दी से उसे बैंडेज करने के लिए लेके जाता है। यहाँ पर वो उसका बैंडेज कर रहा होता है और सॉन्ग को बहुत ही पेन हो रहा होता है। तो जिनी से चिल्लाता है कि आखिर तुम्हें चाकू को ब्लॉक करने की क्या जरूरत थी। ये कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे हाथ में चोट लग जाती, फिर तुम सर्जरी कैसे परफॉर्म करते। तो जिन का कलीग सॉन्ग की तारीफ करने लगता है कि वो डॉक्टर जिन की सेवियर है। फिर सॉन्ग जिन से उस बच्चे के डैड के बारे में पूछने लगती है कि वो उसका क्या करने वाला है। तो ये कहता है कि वो उसने हॉस्पिटल में हथियार का यूज़ किया है और तुम्हें चोट भी पहुंचाया है, इसलिए ये चीज़ साइलेंटली सेटल नहीं होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सर्जरी परफॉर्म करूंगा। तो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहने लगती है। जिनी से कहता है कि लेकिन अगली बार ऐसे मत करना और अपने आप को खतरे में मत डालना। तो सॉन्ग कहती है कि आखिर हम दोनों कपल्स हैं ना, तो एक दूसरे की हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर जिन अपना सर्जरी परफॉर्म करने के लिए जा रहा होता है और उसका कलीग यहाँ पर सॉन्ग की इतनी तारीफ कर रहा होता है कि उसने उसकी जान बचाई है, तो उसे बदले में उसे कोई गिफ्ट देना चाहिए या फिर उसे रिस्पेक्ट देने के लिए बैनर देना चाहिए। जिन सोचता है कि उसे सबसे ज्यादा पैसे पसंद है, इसलिए वो उसे तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देता है और उसे थैंक यू कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। पर सॉन्ग तो पैसे लेकर गुस्सा हो जाती है कि ये तो मेरी बेइज्जती है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ से जा रही होती है तो जेनी से पिक करने के लिए आता है और कहता है कि साथ चलते हैं। ये गुस्से में कार में बैठ जाती है और से बात नहीं कर रही होती है। तो ये सोचता है कि पहले तो ये बहुत खुश थी, अब इसे क्या हो गया। फिर सॉन्ग इसे बताती है कि एक ओल्ड मैन को 50,000 की जरूरत थी, इसलिए जो तुमने मुझे पैसे दिए थे मैंने उसे दे दी। जिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने वो पैसे तुम्हें दिया था तो अब वो तुम्हारे पैसे थे, तो तुम जो चाहे वो कर सकते। सॉन्ग कहती है कि मैंने उन अंकल को तुम्हारे नाम पे पैसे दिए और मैंने तुम्हारी जान पैसों के लिए नहीं बचाई थी। जिन कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, मुझे बस लगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे पसंद है तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। पर सॉन्ग कहती है कि लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए अगली बार से ऐसा मत करना। तो जिन कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई तो मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूँगा। और वैसे अगर तुम्हें कभी मेरी कोई चीज़ पसंद ना आए तो तुम मुझे डायरेक्टली बता सकती हो, कभी कोई चीज़ मन में मत रखना, क्योंकि मैं गैस करने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। फिर सॉन्ग कहती है कि वैसे आज मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं कुकिंग नहीं कर पाऊंगी, तो क्यों ना हम बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। तो जिन कहता है कि मुझे पता था कि तुम कुकिंग नहीं कर पाओगी, इसीलिए तो आज मैं कुकिंग करूँगा। ये सुनकर तो सॉन्ग बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कुकिंग करना भी आती है। फिर हम देखते हैं कि जिन किचन में कुकिंग कर रहा होता है और तभी सॉन्ग इसे देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और इसकी फोटो लेने लगती है। तो जिन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि मैं हैंडसम डॉक्टर जिन को कुकिंग करते हुए देख रही हूँ और सच में तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तो जिन कहता है कि पहली बार है कि किसी ने मेरी इतनी तारीफ की है। तो सॉन्ग इसे ब्लश करते हुए देखती है। तो सॉन्ग इसे ब्लश करते हुए देखकर सोचती है कि मैन भी तारीफ सुनकर ब्लश करते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं और जिन सॉन्ग को खाना सर्व करने में हेल्प करता है और वो उसे कहता है कि उसे कोई भी घर के काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके हाथ में चोट आई है। और फिर वो सॉन्ग के बाल टाई करने में भी हेल्प करता है और कहता है कि अगर शावर में मेरी हेल्प चाहिए तो बता सकती हो। पर वो कहती है कि मेरे एक हाथ में चोट आई है, दोनों में नहीं। और फिर वो शावर लेकर बाहर आ जाती है और जिन इसके हाथ पे वापस से मेडिसिन लगा देते हैं और सॉन्ग उसे कहती है कि आज तक मेरी कभी इतनी ज़्यादा केयर किसी ने नहीं किया और तुम पहले हो। ऐसा बोलते हुए वो रोने लग जाती है। तो जिनी से एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारा कोई भी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरी ड्यूटी है। तो सॉन्ग कहती है कि लेकिन तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड हो। तो जिन कहता है कि लेकिन स्टिल हम लोग मैरिड हैं, तो जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो सॉन्ग कहती है कि मैं भी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि स्कूल में टीचर मीटिंग होती है और यहाँ पर जो प्रिंसिपल होती है वो सॉन्ग को फायर कर रही होती है, ये कहकर कि गलती उसकी थी और उसकी वजह से स्कूल का नाम खराब हो रहा है। सॉन्ग यहाँ पर कहती भी है कि दूसरी टीचर की गलती थी, पर ये प्रिंसिपल मानने के लिए तैयार नहीं होती। तभी यहाँ पर उसी स्टूडेंट की मॉम आ जाती है और वो सॉन्ग को बैनर देने लगती है कि उसकी वजह से उनकी बेटे की जान बच पाई है। फिर यहाँ पर हेड आ जाता है और वो बताता है कि सॉन्ग की इसमें कोई गलती नहीं थी और जिस टीचर की गलती थी उसे फायर कर दिया जाता है। फिर सॉन्ग इस लेडी के साथ स्कूल से बाहर आ जाती है और ये सॉन्ग को बताती है कि वो यहाँ बैनर डॉक्टर जिन के कहने पर लेकर आई है।
ताकि सभी को पता लगे कि सॉन्ग की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने तो हेल्प की थी उस स्टूडेंट को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाने में। फिर रेडी यहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पर जिन सॉन्ग को पिक करने आता है। ये से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मेरी वाइफ को स्कूल में बुली किया जा रहा था, तो आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता, और अब मुझे वापस ये मत याद दिलाना कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में। खुश होती है और सोचती है कि अब उसे फील हो रहा है कि अब कोई उसके साथ है। फिर जीनी से न्यू कार की चाबी देने लगता है और कहता है कि मैंने न्यूज में देखा था कि एक टीचर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे लगता है कि सेफ्टी के लिए तुम्हें कार से जाना चाहिए। पर सॉन्ग कहती है कि अभी मेरा कार खरीदने का प्लान नहीं था। तो जिन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते तुम्हारी सेफ्टी की मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉन्ग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम न्यू कार ड्राइव करो, मैं पुरानी वाली ड्राइव करूंगी, और वो इसे चाबी दे देती है। तभी इतने में सॉन्ग को उसके स्टेप फादर का कॉल आता है और वो इसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम बेहोश हो गई है और हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में इसकी फेक मॉम और डैड आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे जब वो यहाँ पर आएगी तो ये लोग उससे एक्टिंग करके पैसे लूटेंगे। तभी यहाँ पर सॉन्ग पहुंच जाती है और वो ये सब सुनकर रोने लग जाती है। जैसे वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि जिन यहीं पर ही आ रहा होता है और वो इसे रोते हुए देखकर चुप कराता है और फिर उसे दूर लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें रोना है तो और रो लो। पर सॉन्ग कहती है कि अब मुझे रोना नहीं आ रहा है, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि अब तक मैं बस सपनों में थी कि मेरी मॉम मुझसे प्यार करती है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे कहीं से पिक करी हुई है और मैं उनकी बेटी भी नहीं हूँ। जिन कहता है कि तुम ऐसे टाइम पर कैसे जोक कर सकती हो। तो सॉन्ग कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। फिर सॉन्ग यहाँ अपने फेक मॉम डैड के पास पहुंचती है और इसके स्टेप डैडी से कहने लगती हैं कि तुम्हारी मॉम का चेकअप कराना है, पैसे दो। तो सॉन्ग क्लियरली कह देती है कि मैंने अभी कार खरीदी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप मुझसे पैसे लेकर इस आदमी को देना चाहती हैं। देखो, आप फ्यूचर में बीमार होंगी तो मैं आपका ट्रीटमेंट करवा दूंगी, लेकिन आपको एक पैसे भी नहीं दूंगी, और अगर आपको इतनी पैसे चाहिए तो याद रखो कि आपके पास एक बेटा भी है, जाके उससे लो। तो इसकी मॉम कहती है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो अच्छा नहीं होगा। तो कहती है कि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ रिश्ता कट करेंगी ना कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर वो चली जाती है और जैसी वो बाहर आती है तो देखती है कि जिन उसका वेट कर रहा होता है और वो उसे न्यू कार की चाबी देने लगता है और कहता है कि अब तुमने बोल ही दी हो तो न्यू कार तुम्हें चलानी भी पड़ेगी। सॉन्ग मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इसके पैसे मंथली इंस्टॉलमेंट में दूंगी। दूसरी तरफ सॉन्ग के फेक मॉम डैड इस बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इन लोगों को कैसे भी करके सॉन्ग से पैसे लेने ही है, और इसलिए सॉन्ग की फेक मॉम स्कूल में पहुंच जाती है हंगामे करने के लिए और उसे पकड़कर सभी के सामने कहने लगती है कि वो बीमार है और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो उन्हें पैसे नहीं दे रही है और सारे पैसे बाहर खत्म कर रही है। आसपास के सभी लोग ये सुनकर सॉन्ग के बारे में बात करने लगते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि सॉन्ग ऐसे टाइप की है। तभी यहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड आकर उसकी साइड लेती है और उसकी मॉम को चिल्लाती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आज तक उसने अपने सारे पैसे उन लोगों पे लगा दी, और अब उसकी मॉम चाहती है कि वो अपने पैसे उसके भाई पे लगाए, उसकी ट्यूटरिंग फीस पर, और उन्होंने तो आज तक उसके लिए एक ड्रेस तक नहीं खरीदी और कॉलेज और स्कूल की फीस तो उसने अकेले भरी है। फिर ये जानने के बाद तो सभी सॉन्ग की मॉम को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ऐसे पेरेंट्स किसी के ना हो। फिर सॉन्ग की फेक मॉम का कुछ यहाँ पर बनता नहीं और यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वीडियो जिन तक पहुंच जाता है और वो तुरंत ही सॉन्ग को कॉल करके उसे पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं, और उसे बताता है कि मैं बाहर बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो हम लोग बाहर डिनर करते हैं और शॉपिंग पर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में सॉन्ग जिनसे कह रही होती है कि तो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है, मेरी हाफ सैलरी की जितनी यहाँ की प्राइस है। जिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा प्रमोशन होने वाला है तो इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और तुम ये भी फिक्र मत करो कि तुम्हारी मॉम मुझे हॉस्पिटल में परेशान करने आएंगी, वो आ ही नहीं सकती क्योंकि हॉस्पिटल की सेक्रेटरी बढ़ चुकी है। सॉन्ग ये सुनकर खुश होती है और फिर वो ड्रिंक करने लगती है और बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर वो अपनी लाई हुई टाई उसे पहनाने के लिए उसकी टाई निकालने लग जाती है और तभी गलती से उसे फिर से किस कर लेती है और जिन तो पूरा शौक रह जाता है कि अब ये दूसरी बार है। फिर इसके बाद जिन सॉन्ग को कार में बैठाता है और यहाँ पर उसका कलीग इन लोगों को पिक करने आता है और वो जिन से पूछता है कि क्या वो सॉन्ग को डेट कर रहा है, तो जिन्नी से बताता है कि वो उसे डेट नहीं कर रहा है, एक्चुअली में वो उसकी वाइफ है। फिर हम देखते हैं कि जिन अपना बिजनेस ट्रिप के लिए गया होता है और यहाँ पर सॉन्ग को उसकी फ्रेंड कॉल करके इस बारे में बताती है कि उसके बारे में बाहर फेक रूमर्स फैल गई है, जिसकी वजह से अभी वो कुछ टाइम के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि पब्लिक उसके अगेंस्ट हो गई है कि वो सही टीचर नहीं है और उसकी जॉब जा सकती है। तभी अचानक से जिन बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और वो सॉन्ग को बताता है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि जिन अपने फ्रेंड्स को कॉल करके सॉन्ग के बारे में इस फेक रूमर को हटाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये फेक न्यूज फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग के फेक मॉम डैड है। फिर सॉन्ग को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि उसका भाई जेल में बंद है। फिर वो तुरंत ही यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचती है उसे बेल कराने के लिए।
पर इसका भाई से बहुत ही रूडली बात करता है और कहता है कि इस बार मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन मम्मी डैडी को इस बारे में मत बताना और तुम्हें अगली बार से मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहकर वो जा रहा होता है तो जिन इसे चिल्लाता है कि तुम अपनी सिस्टर से कैसे बात कर रहे हो, पर सॉन्ग जिन को रोकती है और उसे जाने देती है और जिनी से इस बारे में बताता है कि एक्चुअली में उसने घर छोड़ दिया है ताकि वो बाहर रहकर पैसे कमा सके तुम्हें वापस पैसे पे करने के लिए। एक्चुअली तुम्हारा भाई सच में तुम्हारी फिक्र करता है और उस दिन वो मुझसे डाउरी के बारे में इसलिए पूछ रहा था ताकि वो जानना चाहता था कि मैं तुम्हारी सच में केयर करता हूँ या नहीं। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने भाई को पैसे देने के लिए जाती है उसकी मेडिकल फीस भरने के लिए, तो इसे सॉरी कहता है कि वो तो हेल्प करने गया था और इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। फिर सॉन्ग अपने भाई का चेकअप कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और उसे समझाती है कि अब उसे कोई पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है, वो बस अपनी स्टडी पे फोकस करे, बाकी वो संभाल लेगी। फिर हम देखते हैं कि जिन सॉन्ग को इस बारे में पता करके बताता है कि उसकी मॉम भी उसकी असली मॉम नहीं है और उन्होंने तो बस उसे पाली है। फिर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है कि आखिर उसके असली मॉम डैड कहाँ पर है और उन लोगों ने उसे कभी क्यों नहीं ढूंढे। जिन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उन्हें ढूंढने में, तो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो बहुत ही रोने लगती है और जिन से कहती है कि मुझे अपना मुंह ठीक करने के लिए हॉरर मूवी देखना है और तुम मेरा साथ दोगे। फिर ये बेचारा तो हॉरर मूवी देख के डर रहा होता है और सॉन्ग मस्त रोई जा रही होती है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये कौन सी हॉबी है, इससे तो मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। सॉन्ग ने ड्रिंक कर चुकी होती है इसलिए वो फिर से जिन को किस कर लेती है और फिर यहीं पर ही बैठे बैठे सो जाती है, तो ये इसे रूम में लिटा देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन से मिलने के लिए उसकी मॉम यहाँ पर आई होती है। उन्हें पता लग गया होता है कि उसने किसी लड़की से शादी कर लिया है जो कि बहुत ही गरीब है, इसलिए वो उसे चिल्ला रही होती है और उससे डिवोर्स लेने का कह रही होती है। जिन इसके दिल नहीं मानता तो उसकी मॉम से कहती है कि देखना एक दिन वो तुम्हें पैसों के लिए छोड़ देगी। फिर इसके बाद जिन सॉन्ग से इस बारे में डिस्कस करता है कि अगर कभी उसकी फैमिली उससे मिलते हैं और उसे पैसे देकर उसे छोड़ने के लिए कहते हैं तो वो उनसे ज्यादा बातें ना करे और बस पैसे एक्सेप्ट कर ले, तभी वो लोग उसे छोड़ेंगे, नहीं तो वो लोग उसे चोट पहुंचा सकते हैं। जिन सॉन्ग को अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसके फैमिली उसे डॉक्टर बनने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर सिर्फ उसके ग्रैंडपा ने उसका साथ दिए तभी वो अपना करियर बना पाया, नहीं तो उसके डैड और मॉम चाहते हैं कि वो फैमिली बिजनेस संभाले। सॉन्ग जिन को काम डाउन करने की कोशिश करती है तो वो उसे बताता है कि वो उन दोनों के रिलेशन को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं समझ बल्कि वो उसे रियल में लाइक करता है और पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहता है। सॉन्ग भी उसे कहती है कि वो भी यही चाहती है और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे दोनों का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और जिन सॉन्ग की हेल्प करता है उसकी असली फैमिली ढूंढने में, जो कि कोई और नहीं मिस्टर फू होता है। मिस्टर फू सॉन्ग का बड़ा भाई होता है और ये लोग DNA टेस्ट करके ये पता लगाते हैं। सॉन्ग को उसकी फैमिली मिल जाती है और वो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। और फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि सॉन्ग और जिन एक दूसरे की हर प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं और दोनों का ही इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और फिर इन दोनों को गुड न्यूज़ मिलती है कि सॉन्ग प्रेग्नेंट हो गई है, तो ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। और फिर जिन सॉन्ग को बाहर डेट पर लेकर जाता है और उसे वेडिंग के लिए प्रपोज कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। और फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं। सॉन्ग और जिन की एक बेबी हो जाती है और दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं। सॉन्ग जिन से कहती है कि वो एक बेस्ट हस्बैंड है और एक बेस्ट डैड भी। फिर ये दोनों किस करने जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जिन का कलीग पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उसे तुरंत ही सर्जरी के लिए हॉस्पिटल चलना होगा क्योंकि एक पेशेंट है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। फिर जिन सॉन्ग को देखकर यहाँ से चला जाता है और सॉन्ग सोचती है कि वो एक बेस्ट डॉक्टर भी है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।